नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की कहानी को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, हर आदमी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो उसके पूरे जीवन को बदल डालता है। बेरी में जन्म लेकर, रोहतक में गोद जाकर, बनारस में पढ़ाई करके और देश के आज़ाद होने के बाद पंडित भगवत दयाल जी के जीवन में भी कोई ऐसा बड़ा उद्देश्य नहीं था जो उनके जीवन को एक दिशा दे सके, लेकिन फिर एक उद्देश्य भगवान उनको देता है और वो मजदूरों के नेता बन जाते हैं। और यही चीज़ फिर उनको राजनीति में भी आगे लेकर जाती है और ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। इंटक देश में मजदूरों के लिए काम करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन एक समय होता था और पंडित भगवत दयाल ने अपने जीवन का दूसरा अध्याय इसी के साथ शुरू किया था। आज हम इंटक की कहानी के साथ साथ पंडित भगवत दयाल जी की राजनीतिक यात्रा पर भी बात करेंगे। 1947 में दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित भगवत दयाल शर्मा बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में शिक्षक नियुक्त हो गए और इस ट्रस्ट के महात्मा गांधी जी के साथ बहुत गहरे संबंध थे, लेकिन संस्थान की कुछ बातें पंडित भगवत दयाल को नागवा गुजरी। उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने पर उनको स्कूल से निकाल दिया गया। पंडित भगवत दयाल ने इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और जीती, लेकिन बिड़ला संस्थान को दोबारा से ज्वाइन करने का उनका मन नहीं हुआ। उनको अब संघर्ष का मतलब मजा आ गया था और मतलब समझ आ गया था। वो मजदूरों के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते थे और एक तरह से कहें तो पिलानी के प्रसंग ने उनके भावी जीवन की इबारत लिखती थी और वे पिलानी से फिर सीधे सोनीपत गए, जहां पर एटलस साइकिल फैक्ट्री किसी ज़माने में होती थी। दोस्तों, जीके के प्रश्न में आज भी आता है कि एटलस साइकिल फैक्ट्री कहाँ है, सोनीपत, हालांकि उसको बंद हुए मुद्दत हो चुकी हैं। उन्होंने वहाँ इंटक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन में वो दाखिल हो गए, सक्रिय हो गए और उन दिनों संयुक्त पंजाब में इंटक के प्रधान अमरनाथ विद्यालंकर थे और उनसे पंडित भगवत दयाल का पुराना नाता था, क्योंकि 1942 में दोनों ने एक साथ कारावास काटा था। पंडित जी ने इंटक के प्रदेश महासचिव के रूप में दायित्व संभाला और इंटक में एक नई जान फूंक दी। पंडित जी के मित्र गुलजारी लाल नंदा जी थे, वो भी हरियाणा से ही चुने जाते थे और वो भी काफ़ी समय से श्रमिक क्षेत्र में कार्यरत थे। हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ के सचिव के रूप में उन्होंने मजदूर संगठित करने में अपनी ऊर्जा लगाई थी और देश के आज़ाद होने के पहले से ही श्री नंदा की मजदूर नेता के रूप में राष्ट्रीय ख्याति थी। खंडू भाई देसाई, सुरेश चंद्र बनर्जी और आबिद अली सरीखे बहुत प्रतिष्ठित नेता भी श्रमिक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाते रहे थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इंटक यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कहानी भी आज जान लेते हैं। 3 व 4 मई 1947 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं और श्रमिक क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त नेताओं के एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक की स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन वस्तुतः हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ ने किया था, जिसके सचिव गुलजारी लाल नंदा जी होते थे। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राव, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एस.के. पाटिल, कमला देवी, अशोक मेहता, हरे कृष्ण मेहताब जी, पंडित रविशंकर शुक्ला, भीमसेन सच्चर आदि दिग्गज कांग्रेसी नेता इस सम्मेलन में पहुंचे थे और अपनी बात रखी थी। इन सभी नेताओं का ये मत था कि भारतीय स्थितियों व भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों का एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन बनाया जाना चाहिए जिसका विचारिक आधार विदेश से आयातित न हो, क्योंकि भारत में नहीं है बल्कि जन समुदाय का ये एक हिस्सा है और मजदूर कोई पृथक वर्ग नहीं है, अपितु जन समुदाय का ही एक हिस्सा होता है। और कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, वो इस सम्मेलन के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित संगठन को श्रमिकों के हित में हड़ताल के शस्त्र का भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकना चाहिए। हालांकि उनकी सरकार बन चुकी थी और ये कहना बहुत बड़ी उस समय की घटना थी। इस सम्मेलन में देश की लगभग 200 ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया था और उनकी सदस्य संख्या लगभग 6 लाख उस समय थी
और इस सम्मेलन में हुए व्यापक विचार मंथन के बाद 3 मई 1947 को इंटक की स्थापना हुई थी और महात्मा गांधी जी ने भी इंटक के विचार को अपना आशीर्वाद दिया था। पंडित भगवत दयाल का ऐसे महान संगठन में सक्रिय होने का उद्देश्य नेतागिरी नहीं चमकाना था, बल्कि मजदूरों की पीड़ा को आत्मसात करना और उनके बेहतर भविष्य के लिए अथक परिश्रम करना था। इस संदर्भ में उनके भांजे अश्विनी कुमार गौड़ जी ने अपने कई प्रसंग बताए हैं और उस कालखंड में वो पंडित जी के साथ रहे हैं। उनका कहना है कि उनको याद है जब दिल्ली आते जाते अक्सर जो नई सड़क है या फतेहपुर में पंजाब होटल में वो रुकते थे। सर्दियों की रात में 10-11 बजे तक वो उनको साथ लेकर नई सड़क, चांदनी चौक और स्टेशन की तरफ निकल जाते थे और पटरी पर सोने वाले, मजदूरी करने वाले गरीब लोगों, रिक्शा वालों, ठेला चलाने वालों आदि मजदूरों को वो गिनती किया करते थे। वो जिज्ञासा से पूछते कि मामा इतनी सर्दी में चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है? तब उनका यही उत्तर होता था कि बेटा पिछले साल से इनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए इनके विषय में कुछ ना कुछ तो देश की सरकार को करना चाहिए। कई बार उनसे बातचीत भी वो करते थे और उनके घर परिवार के बारे में जानकारी लेते थे। उन्होंने कई बार स्टेशन के सामने चांदनी चौक में पटरी पर खाना बेचने वालों से रोटी खरीद कर खाई थी। 2 आने में उस समय 2 रोटी मिलती थी, साथ में दाल मुफ्त मिला करती थी। तो ये उस समय का जीवन था कि आप चांदनी चौक में 2 आने में रोटी खा सकते थे और दाल उस समय मुफ्त हुआ करती थी। एक बार उनके भांजे ने कहा कि आप इतनी गंदी रोटी क्यों खाते हो? तो उनका जवाब था कि बेटा ये देखता हूँ कि लोग कैसे और किन हालातों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इंटक में उनका काफ़ी समय तक रहना हुआ और इंटक में जनरल सेक्रेटरी भी वो रहे और जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वो कई घंटे तक वहाँ बोले और उपस्थित प्रतिनिधियों ने उनके भाषण को बहुत सराहा था। पंडित जी में भाषण कला बहुत अच्छी थी और वो लोगों को बांध के रख सकते थे। यमुनानगर जगाधरी में वो काफ़ी समय तक रहे और उनका क्षेत्र बहुत व्यापक था। घर पर पंडित जी इन दिनों महीनों में केवल 6 या 7 दिन रुक पाते थे। अक्सर वो अलग अलग स्थानों पर जाकर मजदूर यूनियन के नेताओं से मिलते, उनके हितों के लिए लड़ना उनका मुख्य कार्य बन गया था। उनकी संकल्प शक्ति उस समय कमाल की थी और जिस काम को करने की पंडित जी ठान लेते थे फिर उसको करके छोड़ते थे। पंडित जी यमुनानगर व जगाधरी को उनकी गतिविधियों का वो प्रमुख केंद्र उनका बना और उनका कार्य क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जगह जगह पर मजदूर यूनियनें बनवाने में उनकी अहम भूमिका होती थी और जहां कहीं भी श्रमिकों की समस्याएं आती थी तो श्रमिक संघों के कार्यकर्ता उन्हें समाधान के लिए बुलाते रहते थे। तो पंडित जी अब सीधे सीधे मजदूर नेता के रूप में जीवन बिता रहे थे और यमुनानगर जगाधरी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्रों में से है दोस्तों। यहाँ पर पेपर मिल्स होने की वजह से यमुनानगर की देश भर में विशिष्ट पहचान उस समय थी। हालांकि अब पेपर मिल्स भी धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं और इस पेपर मिल्स का संचालन था देश का मशहूर थापर औद्योगिक घराना करता है दोस्तों। मिल की मजदूर यूनियन बेहद प्रभावी और प्रतिष्ठित आज भी है। इस यूनियन को वर्तमान स्तर तक पहुंचाने में पंडित भगवत दयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1956 से 1967 तक गोपाल पेपर मिल लेबर यूनियन का एक काल कहा जा सकता है और पंडित भगवत दयाल ने इस दौर में यूनियन की जो मजबूत नींव रखी थी उसी तरह से पंडित जी के मार्गदर्शन में ये फली फूली। सन 1955 की एक घटना है दोस्तों। पेपर मिल के जनरल मैनेजर ने मजदूरों का दमन करना शुरू किया था। मजदूरी जो लोग थे उनमें बहुत रोष हुआ और यूनियन की तरफ से एक मांग पत्र मैनेजमेंट को दिया गया और उन दिनों पंडित भगवत दयाल जी पंजाब इंटक के प्रधान होते थे। उनके सामने यूनियन की डिमांड रखी गई। उन्होंने प्रबंधन से बातचीत की और इस पर सहमत करा लिया कि किसी पंच को यह केस दे दिया जाए और उसका फैसला दोनों पक्षों को मान्य हो। 1957 में जीजू भाई का अवार्ड उनको मिला और इस अवार्ड से मजदूरों को काफ़ी राहत मिली और मजदूर वर्ग इससे प्रसन्न हुआ। यूनियन ने 1956 और 1967 के दशक में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आज जो हमारी यूनियन उन्नति पर पहुंची है उसमें सबसे अधिक हाथ पंडित भगवत दयाल शर्मा और श्री जी.सी. जोशी का है। उन्हीं की सूझबूझ व कठिन परिश्रम से इस यूनियन को ऊंचा उठाया और मजदूरों को अपने कर्तव्य अधिकार का ज्ञान हुआ। पंडित जी के श्रम से मजदूरों के अंदर संगठन व सद्भावना का उदय हुआ
और पंडित जी की दृष्टि हमेशा श्रमिकों के कल्याण पर केंद्रित होती थी। साथ ही वे ध्यान रखते थे कि मजदूरों को आजीविका प्रदान करने वाले कारखाने सुचारू रूप से चलते रहें, इसलिए वो कारखाने बंद कराने की जगह कारखाने चलाने पर जोर देते थे और कारखाना मालिकों और श्रमिक संघ के नेताओं के बीच मधुर संबंधों पर वो प्राथमिकता देते थे, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया करते थे कि मजदूरों के स्वाभिमान पर कोई आंच ना आए। और इसी नीति का परिणाम था कि मजदूर पंडित भगवत दयाल शर्मा को अपना एक मसीहा मानने लगे थे। पंडित जी की उपस्थिति मजदूरों को हमेशा ये एहसास दिलाती थी कि उनके हितों के साथ कोई भी शक्ति खिलवाड़ नहीं कर सकती है। पंडित भगवत दयाल शर्मा के समर्पण, परिश्रम और दूरदर्शिता का ये परिणाम था दोस्तों कि पंजाब में जो वामपंथी श्रमिक आंदोलन है वो जड़ें नहीं जमा सके। अक्सर मजदूरों की लड़ाई वामपंथी श्रमिक संगठन ही लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन एक ज़माने में इंटक बहुत मजबूत यूनियन होती थी और वामपंथी आंदोलन को भी एक तरीके से उन्होंने कमज़ोर करने का काम किया था। उनको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनों की गहरी समझ थी। समूची दुनिया में औद्योगिकरण से श्रमिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वो गहराई से अध्ययन करते थे और श्रमिक क्षेत्र में पंडित जी की प्रतिबद्धता और प्रतिभा को समूचा देश उस समय स्वीकार करता था। तो पिलानी से निकलने के बाद उन्होंने मजदूर नेता के रूप में जो कार्य किया जीवन में, वो फिर उनके राजनीति में क्षेत्र में भी उनको लाने में बहुत अहम पड़ाव साबित हुआ। दोस्तों 1957 और 58 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको कहते हैं, जिसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में सम्मेलन हुआ 2 बार, उन्होंने श्रमिकों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे किया। 63-64 में इंग्लैंड जाने वाले भारतीय ट्रेड यूनियनिस्ट इस मंडल के सदस्य रहे और अपने ट्रेड यूनियनिस्ट होने पर गौरव का अनुभव वो करते थे। जब वे राज्यपाल बने तो अपने बायोडाटा में अपने प्रोफेशन के आगे उन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट लिखा था दोस्तों, न कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री या क्रिटिकल मैन। उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिखा दोस्तों। तो ये एक कहानी है दोस्तों कि बेरी में जन्मा एक व्यक्ति कैसे मजदूरों का नेता बना और ये जीवन का उनका टर्निंग पॉइंट था। और इसी ने भी उनकी जो एक हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इबारत थी, कहानी थी, वो भी इसी ने लिखी दोस्तों, क्योंकि अगर वो मजदूरों के नेता नहीं होते तो शायद राजनीति में भी नहीं आ पाते। तो ये जीवन में टर्निंग पॉइंट होते हैं। कुछ दोस्तों के कमेंट बहुत अच्छे थे दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट में थोड़ी सी जातिगत भावना आती है और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हरियाणा की राजनीति में या देश की राजनीति में किसी भी कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं दोस्तों, उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं, उनमें कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन जब हम ऐतिहासिक रूप से उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, तो हमें उनके हर पहलू को ध्यान में रखना होता है। इसलिए जो 3 बजे का वीडियो है उसको आप राजनीतिक दृष्टि से एक विद्यार्थी के रूप में परखने की कोशिश किया करें। जो चीज़ें अच्छी लगें उनको स्वीकार किया करें, जो बुरी लगे उनको छोड़ दिया करें। जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर जानकारी हो, क्योंकि अगर हम केवल जातीय भावनाओं में दबे रहेंगे, केवल जातीय सीमाओं में खुद को बांध कर रखेंगे दोस्तों, तो निश्चित तौर पर हमारा जो दायरा है वो बहुत छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा और समाज सबको मिलाकर बनता है। हालांकि समय के साथ इस दौर आते हैं दोस्तों, एक समय पे समाज टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर समाज के ऐसे मूल्य होते हैं जो फिर समाज को बांधे रखते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो अकेला सर्वाइव कर सके, इसलिए ये समाज बनाए गए हैं। इसलिए समाज के नियम हैं, समाज के कायदे कानून हैं, मानवीय भावनाएं हैं, ये सब मिलाकर एक समाज, एक राष्ट्र का निर्माण करती है और हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। पंडित भगवत दयाल हों या कोई भी महान पुरुष हो दोस्तों, उन्होंने जीवन में संघर्ष किए हैं, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी कहानी को हम जानेंगे, उनसे कुछ 2-4 बात अच्छी सीखेंगे। हो सकता है हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे बच्चों के बदलाव आए। समाज में अच्छी चीज़ों का प्रसार होना चाहिए दोस्तों। बुरी चीज़ों को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि अच्छी चीज़ों का फ्लो बढ़ा देना चाहिए। एक बार महात्मा गांधी जी को एक जो वृद्धाश्रम है वहाँ से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ कि हम फलानी जगह पे एक वृद्धाश्रम शुरू करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आकर इसका उद्घाटन करें। महात्मा गांधी जी ने वापस उनको पत्र लिखा कि मुझे जानकर ये बेहद दुख हुआ कि आप वृद्धाश्रम खोलने जा रहे हैं। अगर आप इसको ताला लगा सकते हो, अगर आप इसको बंद करने की कोई योजना हो तो मुझे ज़रूर पत्र लिखना, आकर मैं ताला लगा दूंगा। उन्होंने वापस पत्र लिखा कि हम तो वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको ताला लगा है तो मुझे बुला देना। ये बात समझ में नहीं आई महात्मा जी, इसको थोड़ा और उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने उनको पत्र लिखा और कहा कि भारत जैसे देश में अगर वृद्धों की जगह
बुजुर्गों की जगह अगर वृद्ध आश्रम में होनी चाहिए तो होगी, या वृद्ध आश्रम में वो बुजुर्ग रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है, हमारे जो मानवीय मूल्य हैं वो मिट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और जो बुज़ुर्गों की जगह है वो घर में है, सम्मान की जगह पे हैं, उनका आदर होना चाहिए, उनकी जगह वृद्धाश्रम में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश में एक भी वृद्धाश्रम ना रहे और जो वृद्ध हैं वो सम्मान के साथ ज़िंदगी जिए। तो ऐसा समाज हमारा है दोस्तों, ऐसा राष्ट्र हमारा है, ऐसे मूल्य हम लोगों ने दिए हैं कि हम बुज़ुर्गों का भी सम्मान करते हैं। और ये जो लोग जिन्होंने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की हैं, ये लोग यूं ही नहीं बने दोस्तों, इनके अपने एक मूल्य होते थे, उनको देखना होगा, उनको गहराई से जाकर देखना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कल फिर पंडित भगवत दयाल जी की राजनीतिक कहानी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। जिन लोगों को बातें पसंद आती हैं वो ग्रहण कर लिया करें, जिनको नहीं आती हैं छोड़ दिया करें। और 3 बजे का जो वीडियो है उसको एक एजुकेशनल पर्पज से ही देखा करें, मोटिवेशनल पर्पज से ही देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से कुछ नहीं हासिल होता, सिर्फ यही हासिल होता है कि अच्छी चीज़ों का जो दायरा है हमारा, जो समाज ने भुला दी हैं, जो हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, उन चीज़ों को हम एक बार फिर से बांध सकें। यही मेरी कोशिश है। शुक्रिया, नमस्कार।